चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासत की। क्या शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कुछ खास होने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि अमूमन जयपुर में होने वाली इस बैठक को अचानक से दिल्ली शिफ्ट किया गया, जिसमें वसुंधरा राजे से जुड़े कुछ मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। इस बात की चर्चाएं हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोर कमेटी बैठक में हलचल। तो निश्चित रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई, उसको भी लेके साथ जाना था, कहाँ दिक्कत है। लेकिन मैं इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है निर्णय क्या हम 4 लोग ही जाएंगे। क्या वसुंधरा के मुद्दे पर दिल्ली में बैठक? केंद्र को लगा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा होगा कि एक बार यहाँ कोर कमेटी को बुलाना चाहिए, इसलिए बुलाइए। है जरूर कोई न कोई विषय, अन्यथा कोर कमेटी वहाँ बुलाना, मुझे लगता है कि पहली बार कोर कमेटी, ये नए अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोर कमेटी दिल्ली में हो रही है, तो कोई न कोई कारण होगा। अब यहाँ के लोकल लोग ज्यादा जानते होंगे। कांग्रेस की अंदरूनी सियासी हलचल अभी भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर स्पीकर सीपी जोशी के घर पहुंचे बीजेपी नेताओं की इसी तस्वीर पर शायद बीजेपी में खलबली है, और इसकी तस्दीक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी करते हैं। सवाल है कि क्या प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को पार्टी के बड़े कार्यक्रम से दूर रखा? और ये विषय वास्तव में गंभीर भी है, और क्या रही क्या नहीं रही, कितने विधायक गए कितने नहीं गए, कौन गया कौन नहीं गया, सबको जाना था नहीं जाना था, इसलिए मैं कोई ऑथेंटिक बात आपको नहीं कह सकता। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब बीजेपी के नेता कांग्रेस के 91 विधायकों मंत्रियों के इस्तीफे पर फैसला लेने की अपील करने स्पीकर जोशी के घर पहुंचे, तो इस कार्यक्रम से वसुंधरा दूर रही, जबकि स्पीकर जोशी और राजे का आवास आमने सामने है। अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व शायद इस मामले से संतुष्ट नहीं है। इन्होंने क्या निर्णय किया होगा, नेता प्रतिपक्ष यही होंगे, शायद उनको वो गए भी हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी विधायक है, उनका भी दायित्व बनता है। उन्होंने क्या निर्णय किया है, किसको जाना नहीं जाना, वो तो अब एक बार कभी मिलेंगे या कोर कमेटी में विषय होगा, मिलेंगे तो पता लगेगा। दरअसल वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का एक खेमा इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर विरोध जताता रहा है, तो वसुंधरा समर्थकों का आरोप है कि उन्हें प्रदेश नेतृत्व नजरअंदाज कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत के बाद भी पार्टी में एकता के संकेत नहीं दिख रहे। वसुंधरा खेमा प्रदेश संगठन की लगातार आला कमान को शिकायतें कर रहा है। बात भले ही हमेशा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान की होती है, लेकिन बीजेपी में भी चेहरे को लेकर कश्मकश कम नहीं है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे पर ही दांव खेलना मुनासिब समझा है। ये निर्णय चुनाव मोदी जी का चेहरा यही नहीं, पूरे देश में मोदी जी का चेहरा दिखा के चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राजस्थान का चेहरा कौन होगा या नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, ये सारा निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता, ये अधिकार सिर्फ उनको है। शायद देश भर में राजस्थान बीजेपी के लिए ऐसा राज्य है जहां सीएम फेस को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी होती रही है, और पार्टी चुनाव से पहले किसी भी चेहरे पर दांव लगाने से परहेज कर रही है। यानी सीएम का फेस चुनाव जीतने के बाद तय होगा। हमारा चेहरा होगा नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट बोर्ड को है और किसी को नहीं है। और पार्लियामेंट बोर्ड जिसको भी निर्णय कर देगा, उसके साथ पूरी पार्टी लगेगी, पूरी ताकत से लगेगी, और वो चुनाव, मैं कहता हूँ प्रदेश का वायुमंडल ऐसा है कि हम कभी भी चुनाव हो, हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। बहरहाल कांग्रेस में सीएम की रेस खुलकर सामने आई। हालांकि हालात नहीं बदले तो बीजेपी में भी तस्वीर कोई अलग नहीं है। बस पार्टी के लिए इतना ही सुकून हो सकता है कि मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश को मानने को लेकर
प्रदेश का हर नेता मजबूर है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ जल महल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया, लोगों से इंदिरा रसोई को लेकर के फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अनोखा रंग यहां पर देखने को मिला। समापन समारोह के दौरान वॉलीबॉल मैच के रेफरी सीएम अशोक गहलोत खुद बने। अलवर के सदर थाना इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इससे 3 लोगों की मौत होने की खबर है। सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा करके उन्हें सुपुर्द किया। अलवर जिले के भिवाड़ी में 2 अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री की दीवार फांद करके 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर श्री गंगानगर परिषद के सभागार में पार्षदों की ओर से धरना दिए जाने के बाद परिषद प्रशासन और पार्षदों के बीच आखिरकार बातचीत हुई, जिसमें नगर परिषद प्रशासन ने पार्षदों को मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बारां में कई सालों से लंबित फसल खराबे की मुआवजा राशि समेत विभिन्न मांगों को लेकर के भारतीय किसान संघ की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। बाड़मेर जिले के धोरेमन्ना थाना इलाके में मेघवालों की बस्ती गांव में सड़क के किनारे झाड़ियों में जिंदा नवजात शिशु मिला, जिसकी जानकारी बस्ती के लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे भर्ती किया गया और बाड़मेर के लिए रेफर किया गया। तो भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन की ओर से मासिक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली मनाने जा रहे हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 4 बच्चे हिस्सा लेंगे। इस दीपावली पर्व में शामिल होने के लिए बच्चों को मुख्यमंत्री निवास पर ले जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बीकानेर जिले में आज 2 स्थानों पर आग लगी। लूणकरणसर में कालू रोड पर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में आग लगी, तो इससे काफी नुकसान हुआ। वहीं आग की वजह से नकद रुपए, रोकड़ खातों के साथ ही सब्जियां भी जलकर खाक हुई। तो बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने शिवनगर इलाके के रिद्धि सिद्धि नगर में एक घर में करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए नकद लेकर के फरार हो गए। उधर चित्तौड़गढ़ में मिट्टी के दिए बनाने वाले शिल्पकार त्योहार पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी के दिए बनाने के लिए उपयोग आने वाली मिट्टी भी अब धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, तो अब इसे मशीनों से तैयार करना पड़ रहा है। तस्करों को पकड़ने की कोशिश में चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाने में एक हादसा हुआ। यहां पर तस्करों की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 45 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने सूरजपुरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर जिला अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क का शुभारंभ किया। दौसा में आज बीएड-धारी बेरोजगारों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बीएड-धारी बेरोजगारों ने लेवल 2 की भर्ती में 31,500 पदों पर भर्ती करने की मांग की। तो धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव जारगा में एक झोपड़ी नुमा कच्चे मकान में अचानक से आग लगी। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग में घर का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर के इस आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक पर डोडा चूरा और अफीम की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में
देश में आबादी नियंत्रण की मांग लगातार की जा रही है। दशहरा रैली पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की थी। अब संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले आबादी पर नीति बनाने की मांग कर चुके हैं। दरअसल संघ की इस दलील के पीछे हिंदुओं की आबादी घटने का तर्क दिया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठी। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद आबादी असंतुलन पर नई जंग छिड़ गई। ये समय समय पर इस बार पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। ये सही है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हम सबको खोजने होंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इससे पहले खुद संघ प्रमुख भी उदाहरण के साथ बता चुके हैं कि आबादी असंतुलन के चलते कई देशों के टुकड़े हो चुके हैं। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। इस मुद्दे पर जो लोग धर्म की सियासत वाली ताल ठोक रहे हैं, आज उन्हें कुछ तथ्य बताने जरूरी है। मसलन 1951 में भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे। 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2 हो गई। इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 84.1 से घटकर 79.8 हो गई। जनसंख्या नियंत्रण इस दृष्टि से भी जरूरी है कि जितने हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुए और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। इसी आधार पर आबादी असंतुलन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मुद्दा किसी धर्म का नहीं। तथ्य यह है कि किसी भी देश में संसाधन सीमित होते हैं। आबादी बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, लोगों की जरूरत पूरी होने में दिक्कतें होंगी। यानी कुल मिलाकर आबादी का मुद्दा देश की तरक्की से भी जुड़ा है। तो सवाल है कि क्या इसमें धर्म का एंगल फिट करके कुछ लोग देश की तरक्की के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं?